दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं, दशकों से दोनों देश एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं। ऐसे में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आने वाले हैं, तभी यूरोप के कुछ बड़े देशों की बेचैनी साफ नजर आने लगी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों देशों ने मिलकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश की और भारत ने भी बिना समय गंवाए इनको कड़ा जवाब दिया। हुआ ये कि पुतिन की यात्रा से सिर्फ 3 दिन पहले इन देशों के शीर्ष राजदूतों ने एक बड़े भारतीय अखबार में एक संयुक्त लेख छपवाया। लेख में यूक्रेन युद्ध की पूरी जिम्मेदारी रूस पर डाल दी गई और राष्ट्रपति पुतिन पर कई तीखे आरोप लगाए गए। ये कदम इतना असामान्य था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये कूटनीतिक परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है। भारत ने साफ कहा कि किसी देश में आकर वहां की विदेश नीति पर खुलकर टिप्पणी करना सही नहीं है, खासकर तब जब भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने इस लेख को अस्वीकार्य बताया और कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं। लेख लिखने वालों में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर, फ्रांस के राजदूत और जर्मनी के राजदूत शामिल थे। लेख में बार बार यही कहा गया कि रूस युद्ध को खत्म करने पर गंभीर नहीं है, रूस साइबर हमले कर रहा है, दुष्प्रचार फैला रहा है और दुनिया को अस्थिर करना चाहता है। लेकिन भारत ने इस लेख में छपी असल राजनीति को तुरंत समझ लिया। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसे एक तरह का प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि ये कदम भारत के आंतरिक मामलों में दखल जैसा है। उनका कहना था कि यूरोपीय देश भारत के अंदर रूस विरोधी सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि ये पूरा विवाद पुतिन की यात्रा को लेकर भारत और रूस के रिश्तों पर दबाव बढ़ाने की एक सोची समझी कोशिश लगती है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि यूरोप का दोहरा रवैया हर कोई जानता है। जब भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था तो यूरोप ने भारत को नैतिक भाषण देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी समय यूरोपीय देशों को खुद रूस से ऊर्जा खरीदने की पूरी छूट थी। यानी नियम भारत के लिए सख्त और यूरोप के लिए ढीले। यही उनकी पुरानी नीति है और भारत अब ऐसे बर्ताव को आसानी से नहीं मानता। भारत ने अपने जवाब में साफ कहा कि हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किससे संबंध अच्छे रखने हैं। भारत और रूस का रिश्ता भरोसे, बराबरी और पारदर्शिता पर आधारित है। रूस ने कभी भारत के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया, ना ही रूस का इतिहास किसी देश को गुलाम बनाने का रहा है। इसके उलट ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों का इतिहास पूरी दुनिया को उपनिवेश बनाकर शोषण करने से भरा पड़ा है। भारत इन देशों के उपदेशों को इसलिए भी हल्के में नहीं लेता क्योंकि भारत खुद उस दौर से गुजर चुका है। आज की भारत सरकार और भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। अगर कोई देश भारत को यह समझाने की कोशिश करता है कि भारत को किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दूरी रखनी चाहिए, तो भारत अब तुरंत अपना विरोध दर्ज कराता है। यूरोप के इन तीनों देशों को यह भी समझना चाहिए कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे आसानी से दबाव में लाया जा सके। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी सैन्य शक्ति है और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। इसीलिए किसी भी देश को भारत के अंदर आकर यह बताने का हक नहीं है कि भारत किसके साथ खड़ा हो, किसके खिलाफ बोले। पुतिन की यात्रा से पहले ऐसा लेख प्रकाशित करना साफ दिखाता है कि यूरोप भारत रूस संबंधों से असहज है। इस समय पूरे यूरोपियन मीडिया और सभी यूरोपीय देशों की तरफ से भारत और रूस की दोस्ती पर कई तरह के लेख और टिप्पणी की जा रही है, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि वह ना तो यूरोप की नसीहतों से प्रभावित होता है और ना ही दबाव से। भारत ने सम्मानजनक लेकिन सख्त भाषा में बताया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और आगे भी स्वतंत्र रहेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी संवेदनशील है। ऐसे माहौल में भारत सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आया है डीआरडीओ का नया लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल यानी LRASHM। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक लाल रेखा साबित होने वाला है। ये मिसाइल अब टेस्टिंग से आगे निकलकर सीरियल प्रोडक्शन में जा चुकी है। मतलब आने वाले वर्षों में इंडियन नेवी के पास ऐसी क्षमता होगी कि वह हिंद महासागर को चीन की नौसेना के लिए लगभग नो गो जोन बना सके। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड मैक 10 यानी आवाज से 10 गुना तेज। इतनी स्पीड पर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज इसे और भी घातक बनाती है, क्योंकि भारत दुश्मन के जहाजों को बहुत दूर से ही खत्म कर सकता है। डीआरडीओ ने
LRASHM को ऐसे हथियार के रूप में विकसित किया है जो दुश्मन की नौसेना को समुद्र में आगे बढ़ने से पहले ही रोक दे। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक पर चलता है, यानी यह पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और फिर हवा में बहुत ऊंचाई से मैक 5+ की रफ्तार पर ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की ओर जाता है। इसकी दिशा बदलने की क्षमता इसे और भी डरावना बनाती है क्योंकि दुश्मन की रडार इसे ट्रैक ही नहीं कर पाती। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने अक्टूबर 2025 में पुष्टि की कि मिसाइल का उत्पादन शुरू हो चुका है। टेस्ट में इसने मैक 10 की रफ्तार और 1500 किलोमीटर की रेंज को कंफर्टेबली हासिल किया। ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों से लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है, लगभग 50 करोड़ रुपए प्रति यूनिट, जो इस क्लास की मिसाइलों के हिसाब से काफी सस्ती है। भारत 2030 तक हर साल 200 से ज्यादा LRASHM बनाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है? इसका जवाब है चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर की तरफ तेजी से अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स लॉयनिंग और शेंडोंग नियमित रूप से अरब सागर और भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास दिखाई देते हैं। अगस्त 2025 में उनका सबसे आधुनिक कैरियर फुजियान भी आ चुका है, जिसमें EMALS तकनीक लगी है जो स्टेल्थ फाइटर J-35 जैसे विमान लॉन्च कर सकता है। चीन के ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इनका लक्ष्य है हिंद महासागर में फॉर सी डोमिनेंस, यानी दूर के समुद्र में भी चीन की शक्ति दिखाना। यह भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है। अगर किसी युद्ध जैसी स्थिति में चीन इन समुद्री रास्तों को ब्लॉक करता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि LRASHM को भारत के लिए सी डिनायल हथियार माना जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत दुश्मन के जहाजों को अपनी सीमा के अंदर आने ही नहीं देगा। चीन के कैरियर्स भले ही बड़े हो, आधुनिक हो, लेकिन वह समुद्र में बेहद बड़े और धीमे लक्ष्य होते हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ऐसी चलने वाली फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने बेहद कमजोर पड़ जाती है। अगर LAC पर स्थिति बिगड़ती है, जैसे 2020 के गलवान के दौरान हुआ था, तो चीन अपने कैरियर्स को हिंद महासागर में भेज सकता है या पाकिस्तान के ग्वादर के पास तैनात कर सकता है। लेकिन LRASHM के आने के बाद चीन को अपने हर कदम पर सोचना पड़ेगा क्योंकि अब भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वह हजारों किलोमीटर दूर से ही चीन की नेवी को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, साफ है कि डीआरडीओ का ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ये बताती है कि भारत अब जमीन, समुद्र और हवा तीनों डोमेन में चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दशक में LRASHM भारत की समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई देने वाली है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी डेली वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।